हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट को। और आपको बता दें कि यह फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमने आपके लिए फिजिक्स के एक और भी प्रैक्टिस सेट को दिया है और साथ ही साथ बच्चे मैथ्स के हमने 2 प्रैक्टिस सेट अभी तक आपके लिए डाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपके जीडी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बच्चे सेक्शन 1 के आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 में मैथ्स और फिजिक्स 2 आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों सब्जेक्ट आपके 12th बेसिस पे होते हैं, यानी 12th लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और 12th लेवल में भी थोड़ा कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और हमने दोनों के लिए अलग अलग से भी कुछ टॉपिक से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डाला है, अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। लगभग 33 प्लस लेक्चर्स हमने डाले हैं सभी में, तो उनको जाकर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बच्चे ये भी बता दें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए और आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि क्या हो, आपको किसी भी वीडियो से डालने से पहले आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड से। विथ कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब इसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल इज ट्रू। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो उस पार्टिकल के अबाउट ट्रू होगा, यानी उस पार्टिकल के रिगार्डिंग सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने जब आपके लिए फिजिक्स के सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बहुत क्वेश्चंस करवाया था इस टाइप के। तो अब गलती तो बच्चे आपसे नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। तो चलिए आपको बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, याद रखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक हमेशा उसके अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, सेंटीपीटल फोर्स। क्या कहते हैं, FC, सेंटीपीटल फोर्स, जिसका वैल्यू होता है बच्चे mv²/r। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे तभी घूमेगा, ध्यान से सुनिए कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे तभी घूमेगा जब उसके अंदर सेंटीपीटल फोर्स लगता रहेगा। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग को ले लिया इस टाइप से, इसके अंदर कुछ रबर को या फिर कुछ बॉल को बांध लिया और उसको नचा रहे हैं इस तरह करके, तो क्या होगा, ये आपका सर्कुलर पाथ पे तभी घूम रहा है जब इसके अंदर सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है। और आपका जब उसके अंदर सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, तो जब आपको सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन भी होगा। जब सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो एक AC एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट होगा बच्चे। इवन बॉडी आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, वो स्पीड कांस्टेंट रख के घूम रहा है या फिर स्पीड वेरिएबल रख के घूम रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन AC वाला जो एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होगा, वो हमेशा लगेगा। क्यों लगेगा हमेशा, क्योंकि सेंटीपीटल पाथ पर घूमने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटीपीटल फोर्स का जरूरत होता है और सेंटीपीटल फोर्स लगता है तो इफ़ देयर इज फोर्स देन मस्ट बी देयर एक्सेलरेशन प्रेजेंट ऑन इट। यानी अगर फोर्स है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर से जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल गया कि एक्सेलरेशन हमें लगेगा, तो AC एक्सेलरेशन तो हमेशा प्रेजेंट होगा। और आपको सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, एक AC और एक AT। AT क्या होता है, टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन तभी प्रेजेंट होता है जब आपका वेलोसिटी क्या होता है, आपका क्या होता है बच्चे, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल। यानी यहाँ पे जो AT होता है वो होता है बच्चे dV/dt। अगर V वेरिएबल होगा तभी तो आप AT का वैल्यू निकाल पाइएगा। V अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये आपका AT का वैल्यू 0 होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है तो AT का वैल्यू क्या है हमारा, AT का वैल्यू हमारा 0 है। AT का वैल्यू 0 है और AC का वैल्यू आपका कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा, ठीक है। तो हमने कुछ मान लिया, कुछ भी, इसको AC को हमने कुछ होगा और AT का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब हमारा बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा उसका सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका, इट पोजेसेस रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कहने का मतलब रेडियस के अलोंग। तो सही बात है कि हमारा जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होता है वो रेडियस के अलोंग ही लगता है, जिसे हम AC कहते हैं। तो ऑप्शन A तो हमारा सही है। देख लेते हैं क्या कोई और भी ऑप्शन सही है। इट पोजेसेस रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी, रेडियल रेडियस के अलावा कोई वेलोसिटी लगेगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, गलत है। इट पोजेसेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी तुरंत हमने बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी गलत हो गया। इट डज नॉट पोजेसेस टेंजेंशियल वेलोसिटी। ऐसा भी नहीं है, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगा क्योंकि वही तो V वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। तो ये सभी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर A सही हो गया। यानी आपको सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, वो होगा रेडियस के अलोंग, जिसे कि हम रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर A हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितने कोशिश किया हमने आपको समझाने का, पूरा लगभग प्रोसेस आपको इसी क्वेश्चंस में, एक ही क्वेश्चंस में हमने आपको समझाया है। वैसे आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर्कुलर मोशंस का लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से सभी चीज़ समझ में आ जाएंगे। कहा जा रहा है क्वेश्चंस में, देखिए बच्चे कुछ मैसेज आ रहा था, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चंस में कि अ टोटल ऑफ 4900 जूल एनर्जी वाज एक्सपेंडेड इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 50 kg
द मास वाज रेज टू अ हाइट ऑफ, कहा जा रहा है कि टोटल किसी बॉडी के पास ना टोटल एनर्जी कितना है 4900 जूल, और इस टोटल एनर्जी को हम खर्चा कर रहे हैं उस बॉडी को लिफ्ट कर देने में किसी कुछ हाइट पर, मान लेते हैं एच हाइट पर, इसको क्या कर रहे हैं ले जाने में, इस बॉडी को हम अपने पूरे एनर्जी को खर्चा कर दे रहे हैं यानी ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं उसको यूज कर जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि आखिर वो एच हाइट तक कितना जाएगा, कितना दूरी तक जाएगा, उस समय क्या होगा हमारा पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि एनर्जी का क्या होता है हमेशा कंजर्वेशन लगता है, एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो हमारा क्या लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन, क्या होगा एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार पहले हमारे पास एनर्जी 4900 जूल है, और वो जो हमारा एनर्जी है वो किसी हाइट पर ले जाएंगे तो उसके पास क्या आ जाएगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, उसके पास क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा ये जो हमारा 4900 जूल ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चे mgh, क्या होता है mgh होता है। तो इसको 4900 ही रहने देंगे, और m का वैल्यू क्या डाल देंगे, m का वैल्यू हम डाल देंगे जो हमारा वैल्यू दिया है 50 दिया गया तो 50 डाल देंगे, और g का वैल्यू 9.8 डाल देंगे, h का वैल्यू हमें निकालना है। तो बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ हमारा क्या है वैल्यू फाइंड कर लेना है, h का वैल्यू तो ये कट गया आपका, और ये हो गया आपका h इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 100 हो गया, और ये आपका कितना हो गया बच्चे आपका 2 टाइम्स हो गया, क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो ये आपका हो गया 5 टू 10, तो ये आपका हो गया 100/10, 0 कट गया 10 मीटर। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू 10 मीटर, यानी 10 मीटर हाइट तक उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को ले जाएंगे जिसका मास 50 kg है, तो हमारा पूरा 4900 जूल एनर्जी जो है वो पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अ गिवन ट्यूब इज ओपन एट बोथ द एंड, एक गिवन ट्यूब है क्या क्या है जिसको ओपन किया जा रहा है, खोला जा रहा है दोनों एंड से, दोनों तरफ से उसको क्या किया जा रहा है खोल कर रखा जा रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ एयर दैट वुड बी वाइब्रेट एट 331 हर्ज इन सच ए ट्यूब इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड। तो कहा जा रहा है आपको लेंथ कहा जा रहा है कि एक मान लेते हैं एक ऐसा ट्यूब है जो कि क्या है ओपन है दोनों साइड से। तो आपने इस टाइप का पढ़ा होगा क्वेश्चन से एक ऑर्गन पाइप के बारे में, ऑर्गन पाइप, तो ऐसा ऑर्गन पाइप क्या होगा जिसका दोनों बोथ क्या होंगे इंड, दोनों बोथ इंड क्या होंगे ओपन होंगे, क्या होंगे दोनों बोथ इंड क्या होंगे बच्चे ओपन होंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ, जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ जब बनाएगा बच्चे, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ एयर दैट वुड वाइब्रेट एट 331 हर्ज, यानी शॉर्टेस्ट जो आपका लेंथ में जो हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो कितना दिया जा रहा है 331 हर्ज दिया जा रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें 331 हर्ज दिया जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी ऑर्गन पाइप का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी ऑर्गन पाइप का बच्चे V/12, V क्या है, इसको V नहीं इसको क्या करते हैं हम C लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चे C/12, C क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सी क्या है वेलोसिटी, चलिए सी को हम वेलोसिटी ऑफ साउंड से डिनोट करते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं यू लिख देते हैं। तो U/12, यू क्या है हमारा स्पीड ऑफ साउंड है, और 2L क्या है, 2 तो यूनिट है क्वांटिटी है और आपका न्यूमेरिकल नंबर है, और L क्या है आपका, L है लेंथ ऑफ, क्या होगा बच्चे लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, क्या होगा लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो आपको वही लेंथ बताना है शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा कितना होगा, ताकि हमारा क्या हो पहला जो फ्रीक्वेंसी हमें 331 हर्ज का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो, ठीक है। तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाइएगा, ये क्या है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 331 दिया जा रहा है, और आपको यू का वैल्यू कितना दे रहा है 331 दिया जा रहा है, और नीचे क्या है 2 है, 2 × 2 करेंगे, एल का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 331 से 331 कट गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यूनिट का यहाँ पे पंगा है, यूनिट को थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 331 पर सेकेंड, क्या है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1 टाइम पीरियड, और क्या होता है 1 सेकेंड, यानी सेकेंड का इन्वर्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड का इन्वर्स, तो इसको हमने सेकंड का इन्वर्स लिख दिया। और ये जो आपका स्पीड है इसे हम मीटर पर सेकंड लिखते हैं, तो पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, और यहाँ पे 2L है, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ी देर रुक जाइए, L का वैल्यू निकालते हैं हम, पहले थोड़ा मार्कर चेंज कर ले, क्या है तो क्या हमारा 2L इक्वल टू क्या हो गया बच्चे आपका, ये तो पूरा कट गया इसे, और यहाँ पे क्या हो गया 2L इक्वल टू 1, तो L इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और ये मीटर है ऊपर बचा हुआ, तो ये क्या हो गया 1/2 मीटर। तो आपको लेंथ डिस्टेंस है, लेंथ भी एक डिस्टेंस है, तो ये हमेशा आपको पता है मीटर में ही आएगा, तो क्या होगा 0.5 मीटर। तो L का वैल्यू जो होगा हमारा 0.5 मीटर होगा, ताकि क्या होगा हमें सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारा लेंथ के बीच जो फ्रीक्वेंसी होगा हमें 331 हर्ज का उस ट्यूब में हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इफ़ अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द मून, अगर किसी बॉडी को हम अर्थ सरफेस से लेकर मून तक जाते हैं, इट्स वेट विल बिकेम 0, उसका वेट जो होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, वेयर द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ड्यू टू, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा मून के द्वारा 0 होगा,
अर्थ के द्वारा जीरो होगा, अर्थ एंड मून इक्वल एंड अपोजिट, अर्थ एंड मून के द्वारा इक्वल और अपोजिट होगा, उसी पॉइंट पे उसका क्या होगा बच्चे, वेट जीरो हो जा रहा है। या फिर अर्थ एंड मून के द्वारा ईच इन जीरो, सभी के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो होगा जीरो होगा। तो बताना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है कि एक ऐसा मून पे यानी सरफेस पे, हम सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को मून पे ले जा रहे हैं, और मून पे क्या हो जा रहा है, जाते मात्र एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, उसका वेट जीरो हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उस समय क्या होगा। तो देखिए वेट कब जीरो होगा बच्चे, वेट कब जीरो होगा, जब हमारा mg का वैल्यू जीरो होगा। तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो g क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब अर्थ का क्या होगा, अर्थ ही जीरो, यानी अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, वो आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो जब आपका जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी क्या होगा, हमारा बॉडी का वेट जो क्या होगा वो आपका वेटलेस फील करेगा, यानी उसके पास कोई उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन यहीं पे थोड़ा क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि किसी आपको ऑब्जेक्ट को मून के सरफेस से अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस पे ले जाया जा रहा है, तो आपको उसके वेट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा या फिर नो चेंज होगा, ठीक है। आपको इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी आपके आंसर है, आप ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस पे ले जाते हैं तो हमारा जो वेट में होगा वो कितना अंतर होता है, कितना अंतर नहीं होता है ये नहीं बताना है, आपको सिंपली बताना है कि हमारा जो वेट होगा वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इन तीनों ऑप्शंस में से आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी करंट एलिमेंट के द्वारा वो किससे स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा कैसे आंसर आ जाता है। तो बी इक्वल टू होता है बच्चे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्या है बच्चे, परमियाबिलिटी होता है, और परमियाबिलिटी क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू बात खत्म हो गया, इसका आप कोई ये कभी बदल ही नहीं सकता, तो इसका तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी से कोई मतलब होगा ही नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या होता है बच्चे, आर का क्यूब। ये बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी करंट एलिमेंट के द्वारा। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अपने आप पढ़ा होगा, इसको डेरिवेशन भी आपने सीखा होगा क्लास 12 में, इसका डेरिवेशन भी आपने सीखा होगा। सिंपल सा डेरिवेशन होता है, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं होता है। तो क्या हो गया आपको, बी इक्वल हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब, क्या हो गया, आर का क्यूब। तो अब क्या करेंगे हम, बताइए अब क्या करेंगे। हमको क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट है, किससे ये इंडिपेंडेंट है, फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट, ये किससे इंडिपेंडेंट है, यानी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो गलत बात है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। डिस्टेंस फ्रॉम इट, उससे दूरी पे, आर पे देखिए, आर तो क्या बताता है हमें, डिस्टेंस ही तो बताता है, तो क्या हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम इट, ये भी गलत हो गया। लेंथ, यानी उस कंडक्टर के लेंथ पे, तो लेंथ भी डिपेंड कर रहा है, डीएल क्या है, लेंथ ही नहीं है, दूसरा कुछ थोड़ी है। तो क्या हो गया, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो गया आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉन ऑफ डी। यानी ये जो कहा जा रहा है हमें बच्चे, ये इनमें से करंट पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। करंट, डिस्टेंस, लेंथ सभी पे ये डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर आप याद कर लीजिए, आप तो एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नोट करके लिखिएगा कि ये क्या होता है बच्चे, नॉट डिपेंड ऑन नेचर, NATURE, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको पूरा समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला पे क्वेश्चन पुटिंग यानी फॉर्मूला पुटिंग वाले आंसर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 2 बल्ब आर 40 वाट एंड अनदर 60 वाट आर ज्वाइन इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। कहा जा रहा है कि 2 बल्ब जिसको 40 वाट है, 60 वाट का है, जिसको हम सीरीज में ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि उनके करंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उनका करंट कैसा होगा, क्या होगा। तो कहा जा रहा है पहला कि द करंट इन द 2 बल्ब आर पासेस इन द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। उनके जो करंट होंगे 2 बल्ब के द्वारा वो उनके रेशियो के क्या होंगे, आपके रेसिस्टेंस के रेशियो के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। द करंट, 2 बल्बों के करंट उनके प्रतिरोध के अनुपात में गुजरेंगे, यानी उनके जो रेसिस्टेंस के रेशियो होंगे उनके अनुसार ये क्या होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे उनके करंट, ठीक है। करंट यानी आई, इसका यूनिट एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि द करंट इन द 2 बल्ब विल पासेस इन द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल में वो क्या करेंगे, वैरी करेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है, सेम करंट विल पास इन द बोथ बल्ब, वन करंट विल पास द फर्स्ट बल्ब देन द सेकेंड बल्ब, और करंट विल पास इन द फर्स्ट बॉल। कहा जाए दूसरे बॉल की तुलना में पहले बॉल से अधिक करंट गुजरेगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती लिख दिया गया है इंग्लिश वाले में,
तो दूसरे बल्ब की तुलना में पहले बल्ब में ज़्यादा अधिक करंट गुजरेगा। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ना आप समझिए आपको बुर्बक बनाया जा रहा है। कैसे? देखिए कि सबसे पहले लिखा जा रहा है कि सीरीज में दोनों को कनेक्ट किया गया है, तो सीरीज में हमारा क्या इक्वल रहता है। तो याद रखिए किसी भी आपको बड़ी को किसी भी रेसिस्टेंस को, चाहे वो बल्ब हो या फिर कुछ भी हो, उसको आप जब सीरीज में आप कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे बच्चे, तो इसका क्या होगा, करंट हमेशा क्या होगा बच्चे, आपका सेम ही होगा। सीरीज में क्या होता है बच्चे, करंट सेम रहता है और क्या होता है, पोटेंशियल आपका वेरी करता है। तो कैंसर क्या होगा आपका, सेम करंट विल पास थ्रू दी बोथ बल्ब्स। ठीक है, देख लिए कितना लल्लू वाला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इतना दिमाग भी नहीं लगाना था। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, फंस जाते हैं। अब लगते हैं पावर का और रेसिस्टेंस का वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, जो कि क्या है, इसको नहीं लगाना है। ऐसे आप फॉर्मूला आपको याद होगा कि पावर इक्वल होता है V²/R। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। सिंपल दिया गया है कि जब आपका सीरीज में है तो स्वाभाविक सीरीज में रहेगा तो करंट तो सेम ही रहेगा। तो क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सॉरी, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल इज डबल। कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न करने का मतलब उसका घुमाव, किसी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, अगर डबल कर दिए जाते हैं यानी दुगुना कर दिए जाते हैं, तो पहले का टर्न n होगा तो n डैश होगा, सॉरी पहले का टर्न n होगा तो बाद का टर्न क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n। बाद का टर्न मान लेते हैं n डैश, तो पहले का टर्न n है तो बाद का टर्न क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n, पहले वाले का दुगुना, डबल है। तो फिर क्या कहा जा रहा है, एंड एनी विदाउट एनी चेंज इन लेंथ, एल का वैल्यू एल के बराबर है, यानी बाद का लेंथ जो होगा पहले का लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो कहा जा रहा है इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसमें क्या आपका होगा, वो सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा या डबल हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कॉइल होगा, किसी भी कॉइल जो आपका टर्न होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, किसी कॉइल में, जैसे आपका एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड भी क्या है, कॉइल ही है, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, ये भी क्या है, एक टाइप का कॉइल ही होता है, राउंड फिगर होता है, बहुत सारे रिंग्स इसमें लपेटे होते हैं। तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका, याद रखिए कि ये फॉर्मूला होता है आपका μA/L × n का स्क्वायर, μA/L × n का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि पहले कहा जा रहा है कि इनका जो टर्न है उसको हम क्या कर रहे हैं बच्चे, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, और उनका जो लेंथ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और एरिया के बारे में कोई चेंजिंग नहीं कहा जा रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो हो गया वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, n के स्क्वायर से। तो पहले का सेल्फ इंडक्टेंस S1, दूसरे का S2, और n1 का स्क्वायर/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर यहीं पर हम अपने सोल्यूशंस को आगे बढ़ेंगे। चलिए तो क्या हो गया हमारा, तो n1 का स्क्वायर/n2 का स्क्वायर, तो पहले का S1 है, बाद का S2 है, तो n1 को क्या माना हमने, n1 को पहले हम n स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि हमने पहले को n माना है, और बाद वाले को क्या है, n2 है, तो n2 का क्या है, n डैश माना है हमने, तो 2 2 4 n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 1/4 हो गया। ठीक है, तो S2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, S2 इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स ऑफ S1, यानी बाद का जो आपका इंडक्टेंस होगा वो 4 गुना हो जाएगा किसके, पहले वाले सेल्फ इंडक्टेंस से। तो ऑप्शन मैच करेंगे 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस सिंपल फार्मूला लगाना था आपको। क्या फार्मूला था आपको, याद रखिए कि μA/n²/L, ये क्या होता है बच्चे, सोलेनॉइड का क्या होता है बच्चे, सोलेनॉइड का आपका जो इंडक्टेंस होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो साउंड का स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सिंपल आपको याद करने का चीज़ है कि आप याद कर लीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बोथ ए एंड बी। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ जो साउंड होता है वो क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी और आपके वेवलेंथ लेमडा पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नॉट डिपेंड। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन, जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है, द मोशन ऑफ सेंटर में द्रव्यमान के केंद्र की गति पर निर्भर करता है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी बॉडी का कैपिटल मास, टोटल मास जो होगा वो कैपिटल M होगा। ठीक है, टोटल मास वो क्या होगा, कैपिटल M होगा। ठीक है, तो F एक्सटर्नल क्या होगा बच्चे, M × A सेंटर ऑफ मास। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि F एक्सटर्नल का वैल्यू जो होता है, फोर्स एक्सटर्नल जो होता है वैल्यू, वो इक्वल होता है M × क्या होता है, A सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द मोशन ऑफ सेंटर मास डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट एक्सटर्नल फोर्स। जो हमारा मोशन ऑफ सेंटर मास जो होता है वो सिर्फ किस पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F एक्सटर्नल इक्वल टू M × A सेंटर ऑफ मास होता है। तो कहा जा रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स पे। क्या होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स पे। ठीक है,
टोटल इंटरनल फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है। याद रखिएगा, इंटरनल फोर्स पे सेंटर ऑफ मास को, जो उनका सेंटर ऑफ मास होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई वैल्यू कह रहे हैं सॉरी, उसका कोई मतलब नहीं होता है उससे, वो सिर्फ आपके एक्सटर्नल फोर्स पे ही डिपेंड करता है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसके बीच रिलेशन है कि एफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम इंटू टोटल मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही आपका मोशन प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा, ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। व्हेन अ बॉल थ्रो अपवर्ड, जब किसी बॉल को आप ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, ठीक है, बॉल को हमने थ्रो किया ऊपर की ओर, कहा जा रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स, तो उनके क्या इंक्रीज होंगे, काइनेटिक एनर्जी, एक्सलेशन होगा इंक्रीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पावर। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ आपको याद रखना है। तो पावर तो सबसे पहले तो होगा नहीं, पावर कैसे इंक्रीज करेगा, पहले तो ये हम नहीं करेंगे, इसको तो सबसे पहले काटेंगे। एक्सलेशन इंक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि जी का वैल्यू होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे, हमारा हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। और देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। जैसे जैसे चेंज करते रहेगा बच्चे, तो टाइम बढ़ता रहेगा तो पावर भी क्या होगा बच्चे, और वेट भी क्या होगा, सॉरी इसका वर्क डन क्या होगा, वो भी घटता बढ़ता रहेगा। तो कुछ आप कह नहीं सकते कि पावर इंक्रीज करा है डिक्रीज करा है, ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा बाद में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम हटा दिए, एक्सप्रेशन को हटा दिया। अब बच गया दो चीज़, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको काइनेमेटिक्स में करवाया था। हमने कहा था वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे फेंकते हैं, तो नीचे से भी वेलोसिटीज फेंकते हैं, तो इस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है कुछ, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चे आपका, जीरो होता है। जब ये बड़ी क्या होता है, किसी हाइट पे चला जाता है, तो इस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है आपका, समथिंग कुछ हो जाता है, और आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें यही पता चलता है कि जब बॉडी को किसी भी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो उसका पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जाके कन्वर्ट कर जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इस दौरान डिक्रीज करता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस दौरान इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही इंक्रीज करेगा। तो याद रखना ऐसे भी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एच हाइट पे ले जाना है या फिर किसी भी हाइट पे ले जाना है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके रिगार्डिंग, सही होगा। तो चलिए बच्चे, ये कुछ आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और पीडीएफ के लिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।